पाकिस्तान में जो लॉन होते हैं वो ज़्यादातर स्टक क्यों हो जाते हैं? उसके जी प्राइमरीली दो रीजंस हैं। बैंकिंग कोड्स बनाने का असल पर्पस क्या है? आपको एक स्पेशलाइज फोरम दिया जाए। जब कस्टमर लॉन डिफॉल्ट करता है तो बैंक का फर्स्ट रिकवरी प्रोसेस क्या होना चाहिए? पहला प्रोसेस यही होता है कि हम उसको सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स बिजनेस को लीगल रिस्क से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देयर आर टू एस्पेक्ट्स। Assalamu alaikum. Welcome to Expert Advice at Vicas Digital. I'm your host Fatima Nasir. आज की एपिसोड बैंकर्स, लॉयर्स, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स सबके लिए बहुत ही इंसाइटफुल होने जा रही है क्योंकि हम बात करेंगे फाइनेंशियल बैंकिंग लॉज इन पाकिस्तान, रेगुलेटरी कंप्लायंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, कोर्ट्स, लोन रिकवरी मैकेनिज्म के बारे में। ये वो टॉपिक है जो कि हर पर्सन को कॉम्प्लेक्स लगते हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है मिस्टर उमर समी जिनका बैंक रिकवरी, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। How are you? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। Welcome to the podcast and Pleasure. tell us about your journey into corporate law. So I started off my journey as a practicing lawyer. Practiced for about 8 years. I had my own law firm with my father. He was a practicing lawyer as well. And but then, due to some reasons, I decided to go in-house with organizations and work as an in-house counsel. Worked my way through with banks from 2010 onwards, and abhi tak, since 2010 June till now, I'm working in-house with multiple banks. So currently, I'm working with a federal organization, which is a financial sector. We are moving towards the segment one. This segment name is Evolution of Banking Laws. पाकिस्तान में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल लॉज का एवोल्यूशन कैसे हुआ और इम्पोर्टेंट चेंजेस कैसे आए? देखिए, पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर जब पार्टीशन हुई उसके बाद जो पहला इनैक्टमेंट हुआ वो 1956 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट बना। एक इदारा बनाया गया जिस इदारे को बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपने इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अब जो है बैंकिंग इंडस्ट्री को ग्रो करना है और उसको रेगुलेट करना है। स्टेट बैंक का मकसद ना कि सिर्फ ये था कि वो इंडस्ट्री को ग्रो करे बट उसको रेगुलेट करे, बट स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी और इस तरह की बाकी चीज़ों को भी उसके बाद एक बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के अंदर बनाया गया और उसके तहत जो है बैंक्स का जो, जिसको आप कह सकती हैं कि वो एक बाइबल है ऑफ ऑल बैंकिंग कंपनीज ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, और उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया। रजिस्टर करके अपने आप को उन्होंने काम करना शुरू किया। वक्त के साथ साथ 2001 के अंदर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस बना, और वो जो लॉ है उसके अंदर बहुत से ऐसे जब एक नई चीज़ बनती है तो आपको पता है कि उसमें फिर बहुत सी लिकुनास निकलते हैं बाद में। कुछ सेक्शंस आए, कुछ सेक्शंस गए, बट इवेंचुअली फिर वो विद द टेस्ट ऑफ टाइम वो लॉ अभी भी प्रिवेल करता है और वो लॉ चल रहा है, और उसके तहत जो है वो बैंकिंग कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश हुई हैं, और उसके तहत जो सारे डिफॉल्ट्स होते हैं बैंकिंग के वो वहीं पे जाता है, रिकवरी होती है। सो दिस वाज प्राइमरीली द एवोल्यूशन Interesting. पाकिस्तान। And if we talk about the conventional and Islamic banking, इसका जो फ्रेमवर्क है उसका कोर डिफरेंस क्या है? सो देखिए, इस्लामिक जो है वो, उसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि स्टेट बैंक ने एक टारगेट सेट किया हुआ है, डेडलाइन, कि एक 2028 आई एज्यूम उन्होंने डेडलाइन दी हुई है कि 2028 तक ऑल बैंकिंग विल, कन्वेंशनल बैंकिंग विल फिनिश एंड ऑल बैंक्स विल कन्वर्ट इनटू इस्लामिक बैंक। Okay. एंड जो उसका जो बेसिक, आप अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो डिफरेंस की बात करें बिटवीन कन्वेंशनल बैंकिंग एंड इस्लामिक बैंकिंग, तो वो ये है कि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बैंक के साथ तो वो होता है शराकत दारी के ऊपर, जिसकी टर्म्स होती हैं मुशारका, मुदारबा। Yeah. एंड सो इन लेमैन टर्म अगर हम बात करेंगे तो हम उसको कहेंगे कि वो एग्रीमेंट होता है
जैसे कि मैंने आपके साथ एक बिजनेस शुरू किया तो पार्टनरशिप कर ली, Yeah. आप मेरे कस्टमर हैं, मैंने आपके साथ एक पार्टनरशिप कर ली, एक लीज कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया। जबकि एक नॉर्मल बैंक जो है वो इस तरह की नहीं यूज़ करता। वो क्या करता है कि वो आपके साथ जब बिजनेस करेगा तो वो आपसे फाइनेंस डॉक्यूमेंटेशन फिल करवाएगा Yeah. और वो कहेगा कि जी आपने हमसे पैसे बोरो किए हैं जिसके अगेंस्ट आपने सिक्योरिटी ऑफर कर दी है, जिस सिक्योरिटी के ऊपर बैंक ने अपना चार्ज क्रिएट कर लिया है। एंड अगर हम एसपीपी की बात करें तो इसका रोल मॉनिटरिंग, लेंडिंग, रिकवरी के हवाले से किस लेवल तक डिफाइंड है? वो बहुत ज़्यादा जी। स्टेट बैंक देखें, स्टेट बैंक सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी को डिफाइन Yeah. करता है। सो अब कॉस्ट ऑफ फंड की जब बात करेंगे तो वो स्टेट बैंक डिक्लेयर करेगा एवरी ईयर एंड इट वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। Alright. And one very important notification that I'd like to highlight here is जहाँ पे स्टेट बैंक कहता है कि जी देयर शुड बी फेयर गाइडलाइंस ऑफ रिकवरी फॉर ऑल कस्टमर्स। So you can't really you can't really do injustice to one customer in terms of recovery। कि मैं आपको फेवर नहीं कर सकूंगा कि जी because I know you personally, I have to have the same yardstick across for all Like there is customers। no discrimination, no Absolutely, biasness. absolutely। आज के इकोनॉमिक हालात को देखते हुए बैंकिंग सेक्टर में कौन से इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? देखिए, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो जहाँ पे लूप होल्स हैं अभी भी। आई कैन नॉट रियली से कि you can't really blame one institution for this. You can't really blame State Bank. You can't really blame the laws. You can't really blame any judiciary. You can't blame the lawyers. But overall, जब भी आप कोई केस कोर्ट में फाइल करते हैं तो there is always one party which is the customer, जो कि डिफ़ॉल्ट करके बैठा होता है, जो डिले चाहता ही चाहता है। सो अगर तो कोई ऐसा सिस्टम हो जिसकी बेसिस पे जो आपका डिले अवॉइड हो सके, जिस तरह अदालत के अंदर एडजर्नमेंट्स, फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स आ जाती हैं, वो थोड़ी सी ज़रा अवॉइड हो जाए। We are moving towards the next segment. This segment name is stuck loans, defaults and banking courts. पाकिस्तान में जो लोन होते हैं वो ज्यादातर स्टक क्यों हो जाते हैं? उसके जी प्राइमरीली दो रीजंस हैं। एक रीज़न तो ये है कि जो कस्टमर है वो विलफुल डिफ़ॉल्ट करता है और दूसरा ये है कि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है वापस रीपे करने की। अच्छा, अब वापस कैपेसिटी नहीं है तो ऑब्वियसली वो तो फिर एक समझ लें आप किस्म का वो इंसॉल्वेंसी हो गई। अगर वो अपनी मर्जी से वापस पे नहीं कर रहा तो वो क्यों नहीं कर रहा, वो एक थोड़ा टेक्निकल रीज़न है उसके पीछे। वो ये है कि बैंक कैन ओनली गेट इंटरेस्ट रेट, लाइक आई सेड, जब केस फाइल करता है वो थोड़ा हायर होता है और जो कॉस्ट ऑफ फंड होती है जो कोर्ट अवॉर्ड करती है वो होती है थोड़ी सी लोअर, जो स्टेट बैंक ने डिटरमिन की होती है। तो कुछ कस्टमर जो हैं वो विलफुली डिफॉल्ट कर जाते हैं। डिफॉल्ट होने की कॉमन रीजंस जैसे भी आपने बताया कि इंटरेस्ट रेट है, इसके अलावा क्या बोरोवर की इंटेंशन या डॉक्यूमेंटेशन भी एक रीजन है? और इससे पहले आपने बात की थी कि एक क्लियर प्रोसेस है, हमारे जो लॉज हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं और सिंपल हैं, तो फिर इसमें इतना रिकवरी में इतना डिले क्यों हो जाता है? डॉक्यूमेंटेशन हमारा जो है रीज़न डिले का बन सकता है ऑफ कोर्स, बिकॉज हमारे पास जब डॉक्यूमेंटेशन समटाइम्स एक प्रोसेस पूरा फॉलो होता है, वही होता है कि कस्टमर अप्रोच करेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स ऑफर करेगा एज अ सिक्योरिटी। वो डॉक्यूमेंट्स की आप स्क्रूटनी करेंगे, उसके अंदर आप एक ओपिनियन लेंगे वकील से, एक एक्सटर्नल काउंसिल से, वो उसको क्लियरेंस देगा, फिर उसकी वैल्यूएशन होगी, वैल्यूएशन होने के बाद उसकी अगर वैल्यूएशन की अमाउंट एक्स निकलती है तो आप उसको उस एक्स अमाउंट का लोन नहीं देंगे, Okay. आप उसको उस एक्स अमाउंट का डिवाइड बाय टू का लोन देंगे, राइट। जिसको कि स्टेट बैंक कहता है कि जी आपने डेट इक्विटी रेशियो डिफाइन की होती है। सो जैसे कि बड़े हमारे एक फेमस जज थे, उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि रियल मिजरी ऑफ द लिटिगेंट्स इन द सब कॉन्टिनेंट स्टार्ट्स व्हेन दे ऑब्टेन अ डिक्री इन देयर फेवर। सो जब आपके हक फैसला आपके पास हो जाता है ना तो फिर आपकी सही मिजरी शुरू होती है, बिकॉज एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री इन पाकिस्तान इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। जैसे अभी हमने बात की बैंकिंग कोर्ट्स की, तो बैंकिंग कोर्ट्स बनाने का असल पर्पस क्या है? जी, बैंकिंग कोर्ट्स का जो रीज़न था वो ये था कि आपको एक स्पेशलाइज फोरम दिया जाए।
बैंकिंग कोर्ट्स बनी है अंडर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस। इनका मकसद यही होता है कि आपके जो केसेस हैं वो स्पेसिफिकली इनके पास जाएं जो कि स्पेशलाइज्ड जजेस हैं। स्पेशलाइज्ड जजेस के पास वो नॉलेज होती है, इनके पास इन्होंने एक ही दिन में उसी तरह के केसेस को सुनना होता है। जब वो उसी तरह के केसेस को सुनते हैं तो इट टेक्स लेस टाइम सो फॉर देम टू डिसाइड द मैटर्स आल्सो। क्या बैंकिंग कोर्ट्स ने रिकवरी प्रोसेस को एक्चुअल में फास्ट किया है? जी बिल्कुल। कुछ मतलब ऑफ कोर्स इंस्टांसेस छोड़ के जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बैंकिंग कोर्ट्स भी मजबूर हो जाते हैं। We are moving towards the next segment. This segment name is recovery process, default and charges. जब कस्टमर लोन डिफॉल्ट करता है तो बैंक का फर्स्ट रिकवरी प्रोसेस क्या होना चाहिए? पहला प्रोसेस यही होता है कि हम उसको सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं। इवन द स्टेट बैंक ऑल्सो इनकरेजेस सेटलमेंट। Okay. सो स्टेट बैंक ने एक कॉन्सेप्ट रखा हुआ है ऑफ डीपीडीज विच इज डेज पास्ट ड्यू, एंड और लोन को कैटेगराइज किया हुआ है एज इरेगुलर। फिर उसके बाद अल्टीमेटली वो लॉस पे चला जाता है। सो 30 डेज का अगर किसी ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसकी पे नहीं की है तो वो इरेगुलर लोन हो जाता है। तो बैंक उसको एक नोटिस सर्व कर देता है कि जी आपने अभी तक पे नहीं किया। फिर 30 डेज गुजरते हैं तो बैंक उसको सेकंड नोटिस सर्व कर देता है। लास्ट 30 डेज के बाद जो है अगर वो पे नहीं करता तो 90 डेज डीपीडीज हो जाते हैं, जिसको हम डेज पास ड्यू कह रहे हैं ऑफ इरेगुलरिटी। सो वो फिर बेसिकली लोन जो है वो लॉस में चला जाता है, लॉस कैटेगरी में, एंड देन द बैंक कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द कस्टमर। बैंकिंग केसेस में अपील का राइट किस हद तक पॉसिबल होता है? देखिए बैंकिंग केसेस के अंदर जो अपील का राइट है वो बोरोअर के पास या बैंक के पास इटसेल्फ होता है। और वो होता है जब वो हाई कोर्ट के अंदर उसकी अपील डायरेक्ट लाई करती है, जिसको हम आरएफए कहते हैं, रेगुलर फर्स्ट अपील। और दैट अपील इज एक्चुअली अगेंस्ट ए फाइनल ऑर्डर जजमेंट। सो स्टे ऑर्डर के खिलाफ या किसी इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर या किसी इंटरम ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं कर सकते आप। Okay. एंड जैसे भी आपने बात की अपील की, रिव्यू पिटिशन एंड अपील में क्या डिफरेंस है और क्या रिव्यू एंड अपील के दौरान रिकवरी केसेस में डिले आ जाता है? जी देखिए रिव्यू जो है इट लाइज इन द सेम कोर्ट। अगर बैंकिंग कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया हुआ है उसके अगेंस्ट अगर रिव्यू फाइल करना है तो वो हमारा अगेन सीपीसी जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसका एक सेक्शन है, वो कहता है कि जी आप उसके तहत सेक्शन 114 है, उसके तहत आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं इन द सेम कोर्ट। अपील जो है एज अपोज टू रिव्यू दैट लाइज टू अ हायर कोर्ट। ओके। वो ऊपर की जो अदालत होती है उससे सीनियर कोर्ट होती है उसमें जाती है। We are moving towards the next segment. This segment name is corporate governance, contracts, and board matters. Corporate governance, banks and companies दोनों के लिए इतना important क्यों होता है? I'd say that this forms the very basis and foundation of any organization जी। हम बैंक की भी बात कर रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि बैंक जो है पहले एक कंपनी है फिर एक बैंक है। इसी तरह कंपनीज की बहुत सी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, Yeah. टाइप्स होती हैं, जिसमें कि अभी रिसेंट चेंज आया है हमारे कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने सिंगल मेंबर कंपनी को भी रिकग्नाइज कर लिया है। Okay. पहले एक बंदा कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता था, वो सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम से बिजनेस Yeah. करता था। अब वो भी कर सकता है, रजिस्टर करा सकता है अपने आप को। अच्छा, अब इसके अलावा एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें Yeah. दो दो या ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फिर एक होती है Public पब्लिक limited. Yeah. पब्लिक लिमिटेड होती है, फिर एक होती है पब्लिक लिमिटेड जो कि लिस्टेड भी होती है स्टॉक मार्केट में, Yeah. स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, अब इनके ऊपर एक कानून है जिसको हम कहते हैं कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वो वक्त के साथ साथ इवॉल्व होता रहा और उसके अंदर बेस्ट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जो है ना वो दी गई हैं। एंड एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था सर्टिफाइड डायरेक्टर का। जी। इसके बिहाइंड क्या रीजन? सो बेसिकली जो सर्टिफिकेशन आप लेते हैं डीटीपी की, डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम की, उसके बाद यू बिकम अ सर्टिफाइड डायरेक्टर। सो सर्टिफाइड डायरेक्टर ही हैं जो, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने वो कोर्स किया हुआ है, उस तरह वो सब लोग जो हैं दे आर
या तो वो किसी बोर्ड पर सर्व कर रहे थे ऑलरेडी, उनको सर्टिफिकेशन करनी ज़रूरी थी। अगर वो नहीं भी कर रहे थे तो कंपनी सेक्रेटरीज के लिए भी ये लाजमी था। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स बिजनेस को लीगल रिस्क से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देयर आर टू एस्पेक्ट्स प्राइमरीली, मोटे मोटी अगर बात करें। एक होते हैं कॉन्ट्रैक्ट का जो उसका बिजनेस एस्पेक्ट होता है, एक होता है उसका लीगल एस्पेक्ट। हम एज लॉयर्स उसके लीगल एस्पेक्ट्स को रिव्यू करते हैं। लीगल एस्पेक्ट्स के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, जो कि फाउंडेशन फॉर्म करता है कॉन्ट्रैक्ट की, वो करता है कि इट शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय समबडी हु इज ऑथराइज्ड टू एग्जीक्यूट। अगर मेरे पास अथॉरिटी नहीं है तो मैं कैसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ? बोथ साइड्स जो मेरे साथ एंटर कर रहा है उसका भी कुछ स्टेक होना चाहिए, मेरा भी कुछ स्टेक होना चाहिए। सो अगर मैंने ये कुछ परचेज किया तो दैट मीन्स कि मैंने पैसे दिए और मुझे ये चीज़ मिली। सो देयर इज अ कंसिडरेशन। सो अगर कंसिडरेशन नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो थर्ड थिंग विच यू कैन से इज कि उसकी टर्म डिफाइन होनी चाहिए कि कितने अरसे का कॉन्ट्रैक्ट है। We are moving towards the last and most exciting segment. This segment name is Rapid Fire. Are you ready for that? Of course, Banking law, protection for banks or borrowers. protection for banks. So One word for Pakistani's loan recovery system today. good, but could be better. All right. Biggest mistake banks make before lending. Uh, Documentation, Most common reason recovery cases fail. no proper documentation, I'd repeat. Are banking courts fast enough? No, Most overrated charge banks have on assets. I'd say pledge, because the bank feels that they have the physical possession of assets, but it brings more responsibility on the bank. Criminal complaint effective or overused. Definitely effective. Summary disposal game changer or myth. Game changer. Board skill or board size. What matters more? Skill. Certified directors value addition or formality. 100% value addition. That's great. And thank you very much, sir, for joining us today. Before concluding, would you like to share your one piece of advice with our audience? Sure. I would say that for any company to prosper, अच्छी तरह चलने के लिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको उनका जो स्किल मिक्स है, उनकी जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जो शेयर होल्डर्स हैं वो नॉमिनेट करते हैं डायरेक्टर्स को, तो डायरेक्टर्स जो होते हैं वो बड़े ही अच्छे सर्टिफाइड प्रॉपर तरीके से एजुकेटेड लोग होने चाहिए, जो कि बिजनेसेस को रन कर सकें, बिकॉज वही वो डायरेक्शन सेट करते हैं और टोन सेट करते हैं जो कि अल्टीमेटली ट्रिकल डाउन करती है टू द सीनियर मैनेजमेंट